आपका टॉपिक चल रहा है प्राचीन भारतीय शिक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा के क्रम में शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षा कहाँ होती थी, इसके अलावा शिक्षा के उद्देश्य इत्यादि के बारे में आप लोग इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आपको ब्राह्मण शिक्षा केंद्रों के बारे में बताया जाएगा जो प्राचीन भारत में प्रसिद्ध थे और शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ब्राह्मण शिक्षा केंद्र यानी कि जहाँ पर वेद, उपनिषद, पुराण, गाथा, महाकाव्य इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी, जिस पाठ्यक्रम को इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने जाना है। अगर ब्राह्मण शिक्षा केंद्रों की बात करते हैं हम, तो ब्राह्मण शिक्षा केंद्रों में पहला स्थान हम लेते हैं काशी का। वैदिक काल से ही गुरुकुल शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे और वनों में भी विद्यार्थी गुरु की सेवा करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। धीरे धीरे भव्य शिक्षा केंद्रों की स्थापना शुरू हुई और इन शिक्षा केंद्रों के विकास में तत्कालीन राजाओं का पूर्ण सहयोग रहा। प्रमुख राजधानियां, बड़े बड़े नगर और इनके अलावा कभी कभी किसी विद्वान की वजह से कोई छोटे छोटे गांव भी शिक्षा के केंद्र बन गए। हिंदू मंदिर शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए। रामायण और महाभारत में हमें अनेक शिक्षा केंद्रों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि इलाहाबाद यानी कि प्रयाग में संगम के तट पर महर्षि भारद्वाज का आश्रम था, जहां हवन पूजा के साथ साथ छात्रों द्वारा वेद पाठ हुआ करता था। मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में भी ज्ञान प्रदान किया जाता था। महर्षि अगस्त्य का आश्रम दंडकारण्य में था, जहां शिक्षा प्रदान की जाती थी। मालिनी नदी के तट पर महर्षि कण्व का आश्रम था। नैमिषारण्य में महर्षि शौनक का आश्रम था, जहां विद्यार्थियों के अध्ययन का काल 12 वर्ष था। हरिद्वार में महर्षि भारद्वाज का आश्रम था, जहां विभिन्न वेद वेदांगों, शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान छात्रों को दिया जाता था। महेंद्र पर्वत पर परशुराम का आश्रम था, जहां अन्य विद्याओं के साथ साथ युद्ध कौशल का भी ज्ञान कराया जाता था। इनके अतिरिक्त जैसे जैसे हम समाज के विकास की ओर जाते हैं, तब हम यह देखते हैं कि विभिन्न नगर भी शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुए थे। इन नगरों में प्रमुख कह सकते हैं हम काशी, कश्मीर, धारा, कन्नौज, अनिलपाटन, कांची और इसके अलावा तक्षशिला। काशी की यदि बात करें तो काशी उपनिषद काल में एक प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था। काशी का राजा अजातशत्रु अपनी विद्वता और ज्ञान गरिमा के लिए संपूर्ण देश में विख्यात था। उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर के विद्यार्थी काशी आते थे। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, जिन्होंने जैन धर्म की सर्वप्रथम आचार संहिता निर्मित की। अतः काशी जैन धर्म और दर्शन का भी प्रधान केंद्र थी। बौद्ध युग में भी काशी का शिक्षा केंद्र के रूप में महत्व बना रहा। वैदिक दर्शन, ज्ञान, तर्क और शिक्षा में काशी सबसे आगे था। इसीलिए शायद महात्मा बुद्ध ने भी जब धर्म चक्र प्रवर्तन किया तो वो काशी के ही निकटस्थ किया था, जिससे काशी के विद्वानों को वो सबसे पहले प्रभावित कर सकें। संजीव जातक के अनुसार बोधिसत्व ने पहले तक्षशिला में विद्याध्ययन किया और शिक्षा समाप्त कर काशी आया और वहाँ शिक्षा देना प्रारंभ किया। 500 विद्यार्थी उसके शिष्य बनकर पढ़ने लगे और वह संसार प्रसिद्ध आचार्य हो गया। इसी तरह से एक और जातक में हमें उल्लेख मिलता है कि तक्षशिला में अध्ययन समाप्त कर काशी में अध्यापन शुरू किया, यानी कि काशी अध्ययन और अध्यापन का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ विद्यालयों में प्रवेश के लिए जो आयु थी शायद 16 वर्ष थी। यहाँ वैंसा ने ये बताया है कि यहाँ अनेक मंजिलों वाले भवन थे और जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो काशी थी वो विद्या का एक प्रमुख केंद्र थी। काशी सनातन वैदिक और पौराणिक दर्शन का शिक्षा केंद्र बन गया था। यहाँ वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, ज्योतिष, शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी।
जब 10वीं शताब्दी में अलबर्नी भारत आया तो जब काशी गया तो उसने भी ये लिखा है कि इस नगरी में भारत के श्रेष्ठ विद्यालय विद्यमान हैं। तो इसका मतलब काशी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। गहड़वाल वंश के अनेक राजाओं ने भी वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में प्रयुक्त किया था। काशी वाराणसी का ही दूसरा नाम है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि काशी जो था वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। दूसरा है कश्मीर। प्राचीन काल से कश्मीर धर्म और शिक्षा का प्रधान केंद्र था। यह शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था, लेकिन बौद्ध धर्म भी यहाँ फला फूला। बौद्ध शिक्षा केंद्रों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहली ईसवी सदी में सम्राट कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में ही किया था। वहाँ दर्शन, साहित्य, न्याय, ज्योतिष, इतिहास आदि के प्रतिभा संपन्न विद्वान हुए थे, जिन्होंने साहित्य और संस्कृति के अनेक ग्रंथों की रचना की थी। यदि हम कश्मीर के लेखकों के बारे में जानें तो कश्मीर लेखकों की तरफ से अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र रहा है। इनमें सबसे प्रसिद्ध हम कल्लड़ को ले सकते हैं, जिन्होंने राजतरंगिणी लिखकर भारत की प्रथम ऐतिहासिक बुक लिखने में सफलता प्राप्त की थी, क्योंकि राजतरंगिणी पूरी तरह इतिहास की दृष्टि से लिखा गया ग्रंथ था। इसके पश्चात है धारा। परमार वंश की राजधानी थी धारा, यानी कि मालवा एक राज्य था और मालवा की राजधानी धारा थी। अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, धारा के राजा भोज बहुत अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। परमार वंश के राजाओं ने विद्या और ज्ञान को प्रोत्साहन दिया और इसीलिए धारा नगरी विख्यात भी हुई। यहाँ के राजा मुंज के शासनकाल में धारा नगरी हिंदू धर्म और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गई थी। राजा भोज भी मुंज की भांति विद्वान और प्रतिभाशाली था। वह स्वयं अनेक विषयों का ज्ञाता था। राजनीति, दर्शन, ज्योतिष, वास्तु, काव्य, साहित्य, व्याकरण, चिकित्सा आदि विषयों का जानकार था। उसने अनेक ग्रंथ भी लिखे हैं। भोज की राजसभा में धनपाल, विज्ञानेश्वर, उवर्त आदि अनेक प्रसिद्ध लेखक रहते थे। उसके द्वारा स्थापित भोजशाला विश्वविद्यालय के रूप में भी विख्यात थी। राजा भोज ने अनेक विद्यालयों की स्थापना भी की थी और इसीलिए जब भोज की मृत्यु हुई तब किसी कवि ने कहा था कि राजा भोज की मृत्यु से धारा निराधारा हो गई है, सरस्वती अवलंबन विहीन हो गई और पंडित खंडित हो गए। इसके पश्चात है कन्नौज। उत्तर भारत में कन्नौज का उत्कर्ष हर्षवर्धन के समय से ही प्रारंभ हो गया। कन्नौज मात्र राजधानी ही नहीं, हिंदू बौद्ध शिक्षा का केंद्र भी था, व्यापारिक केंद्र भी था। यह अनेक विषयों के विद्वान इस नगर की शोभा बढ़ाते थे और अपने शिष्यों को विभिन्न विद्याओं का ज्ञान कराते थे। हर्षचरित के रचयिता बाण ने ऐसे ही आचार्य कुल में शिक्षा प्राप्त की थी। हर्ष स्वयं अनेक ग्रंथों के रचयिता थे। बौद्ध और हिंदू धर्म के बीच दार्शनिक शास्त्रार्थ कन्नौज में ही हुआ था। वेनसांग ने स्वीकार किया था कि कन्नौज के ब्राह्मण पंडित विद्वता में अद्वितीय हैं। प्रतिहार युग में भी कन्नौज शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। राजशेखर ने अनेक ग्रंथों की रचना यहाँ की थी। इस प्रकार से 7वीं से 12वीं सदी तक कन्नौज शिक्षा के केंद्र के रूप में विख्यात रहा। अब अगला है अनहिलपाटन। अनहिलपाटन चालुक्य वंशों की राजधानी थी और शिक्षा के केंद्र के रूप में विख्यात हुई थी। गुजरात में स्थित है। यहाँ हिंदू धर्म दर्शन के अतिरिक्त जैन धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी। स्वयं चालुक्यवंशी राजा विद्वान होने के कारण विद्या और शिक्षा के उत्कर्ष में सहयोग देते थे। सोमप्रभाचार्य, हेमचंद्र, रामचंद्र, उदयचंद्र, जयसिंह, यशपाल, वत्सराज, मेरुतुंग आदि जैसे विद्वान लेखकों ने अनहिलपाटन के आश्रय में ही विभिन्न ग्रंथों की रचना की। हेमचंद्र सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान हुआ, जिसने व्याकरण, छंद, शब्दशास्त्र, साहित्यकोश, इतिहास, दर्शन आदि विभिन्न विषयों पर अलग अलग ग्रंथों की रचना की थी। अनहिलपाटन में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश
आदि विभिन्न भाषाओं का उत्कर्ष और प्रचार हुआ था। नेक्स्ट है कांची। पल्लव राजाओं की राजधानी थी, दक्षिण भारत का एक प्रमुख केंद्र था शिक्षा का। समुद्रगुप्त के शासनकाल में इसकी प्रतिष्ठा थी और कालांतर में पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत का यह एक शक्तिशाली नगर बन गया। यहाँ अनेक आचार्य वैदिक साहित्य का अध्ययन करते थे और कराते थे। इस शिक्षा केंद्र का विकास विश्वविद्यालय के रूप में हुआ। दक्षिण भारत के निवासियों के अतिरिक्त विभिन्न प्रदेशों के निवासी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। महाकवि दंडी ने कांची के राज्याश्रय में ही रहकर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। कदम्बवंशी राजा मयूर वर्मन ने कांची में ही शिक्षा ग्रहण की थी। ये भी कहा जाता है कि वात्सायन और दिग्नाग जैसे विद्वानों ने कांची विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। कांची में संस्कृत भाषा और साहित्य का उत्कर्ष तेजी से हुआ था। अब अगला है तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय। जब हम प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों की बात करते हैं तो इन विश्वविद्यालयों में 4 विश्वविद्यालयों का नाम प्रमुख आता है। पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय ब्राह्मण धर्म से संबंधित रहा मुख्यतः, बाद में बौद्ध धर्म से भी स्वीकार किया जाने लगा इसके अंतर्गत। इसके अलावा 3 अन्य विश्वविद्यालय जो आप पढ़ेंगे वो बौद्ध शिक्षा केंद्रों के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय को हम भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कह सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पूर्व के किसी भी विश्वविद्यालय के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते। तक्षशिला भौगोलिक दृष्टि से देखें तो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है, क्योंकि इसके अवशेष या ये क्षेत्र अब पाकिस्तान में जा चुका है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत यह स्थापित था। ये कहा जाता है कि इसकी स्थापना भरत ने की थी और इसका प्रशासन तक्ष को सौंप दिया था। अतः तक्ष के नाम पर इसका नाम तक्षशिला हो गया। महाभारत से ज्ञात होता है कि जन्मेजय ने अपना नागयज्ञ यहीं संपन्न किया था। इन प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में ही तक्षशिला एक नगर के रूप में विकसित हो चुका था। इसीलिए यहाँ विद्वानों का होना स्वाभाविक था, और जहाँ विद्वान हो वहाँ ज्ञान चर्चाएं होती ही हैं। और जातकों से ज्ञात होता है कि देश के विभिन्न स्थानों से छात्र वहाँ जाकर आचार्यों के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त करते थे। तक्षशिला में वहाँ जाकर आचार्यों के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त करते थे। अब बात करते हैं यहाँ के विद्यार्थियों की। यहाँ विद्यार्थी किस प्रकार के आते थे। तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने की आयु 16 वर्ष की थी। इससे पूर्व विद्यार्थी अपने नगरों में या अपने गृह स्थान पर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 16 वर्ष की आयु में तक्षशिला आया करते थे। शिक्षा अपने नगरों में मिल सकती थी, लेकिन राजा और या ज्ञान पिपासु जो लोग थे वे लोग तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करना उचित समझते थे। एक जातक कथा के उद्धरण से तक्षशिला की शिक्षा विधि पर प्रकाश पड़ता है कि तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने का शुल्क 1000 कारसा पड़ था। कारसा पड़ का मतलब होता है तांबे की मुद्रा। जो विद्यार्थी यह शुल्क दे सकते थे वे आचार्य के घर में ज्येष्ठ पुत्र की तरह आचार्य ही के प्रबंध से पूरे आराम के साथ रहते थे। यहाँ विद्यार्थियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला आचार्य भागदायक, दूसरा धम्मंतेवासिक और तीसरे प्रकार के विद्यार्थी। ठीक है, पहला आचार्य भागदायक की यदि हम बात करें तो ये वो लोग थे जो 1000 कारसापड़ का शुल्क देते थे। आचार्य के घर में ज्येष्ठ पुत्र की तरह आचार्य के प्रबंध पर पूरे आराम से रहते थे और विद्यार्थियों के आराम इत्यादि का ध्यान रखा जाता था। आजकल के हॉस्टल की तरह आप इसे कह सकते हो। उन्हें किसी भी प्रकार का श्रम करने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे विद्यार्थी वे थे जिन्हें धम्मंतेवासिक कहा जाता है। ये विद्यार्थी स्वावलंबी बनकर दिन में कार्य करते थे, रात में विद्या अर्जन करते थे। ये कह सकते हैं हम कि यहाँ तीसरे प्रकार के जो विद्यार्थी थे वे विद्यार्थी ऐसे थे कि जिनके पास ना तो धन होता था और ना वे
धम्मंतेवासिकों की तरह कार्य करना चाहते थे। तो वे यह प्रण करते थे कि शिक्षा प्राप्त होने के पश्चात वे आवश्यक शुल्क को अदा कर देंगे, और इस प्रकार से तीसरे प्रकार के जो विद्यार्थी थे वे विद्यार्जन करते थे। कुछ निर्धन विद्यार्थी भी यहाँ आते थे जिन्हें आचार्य की ओर से काम दिया जाता था, और इस खर्च से वे अपना कार्य चला लिया करते थे और इस तरह शिक्षा ग्रहण करते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ 3 प्रकार के विद्यार्थी थे जो शिक्षा ग्रहण करते थे। अब यदि हम बात करें तक्षशिला के प्रसिद्ध विद्यार्थियों की, तो ये एक ऐसा शिक्षा का केंद्र था जो भारत में उस समय बहुत प्रसिद्ध था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से और आसपास के क्षेत्रों से यहाँ विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन के लिए आते थे, जैसे पाटलिपुत्र, राजगृह, मिथिला, उज्जैनी आदि। पाटलिपुत्र के निवासी जीवक ने तक्षशिला में आकर अध्ययन किया था। जीवक बहुत प्रसिद्ध वैद्य था। जीवक मगध का बहुत प्रसिद्ध वैद्य था, और इसीलिए शिक्षा ग्रहण करने जब वो यहाँ आया तो उसके पश्चात आयुर्वेद का महान विद्वान बना था। महात्मा बुद्ध का समकालीन था। इसके अलावा कौशल के राजा प्रसेनजीत, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, अर्थशास्त्री कौटिल्य, इसके अलावा पाणिनि, पतंजलि जो प्रसिद्ध व्याकरण थे, इन्होंने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। महाभारत से ज्ञात होता है कि आचार्य धौम्य के शिष्य उपमन्यु, आरुषि और वेद ने तक्षशिला में ही शिक्षा ग्रहण की थी। हमें अनेक कथाएं भी यहाँ तक्षशिला के संदर्भ में प्राप्त होती हैं। तक्षशिला में एक ऐसा विद्यापीठ था जहाँ एक आचार्य के पास 101 राजकुमार शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस आचार्य के कॉलेज को राजकुमारों का कॉलेज कहा जा सकता है। इसके अलावा भी तक्षशिला में अनेक अन्य कॉलेज या अनेक शिक्षा केंद्र भी थे। धोनसाक जातक में लिखा है कि भारत भर से ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों के लड़के तक्षशिला में पढ़ने जाया करते थे। वस्तुतः द्विजों के सभी सदस्य एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय भी वेदाध्ययन करते थे। क्षत्रिय के साथ ब्राह्मण भी धनुर्विद्या सीखता था। किंतु क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य के साथ दर्जी और मछली मारने वाले भी, जो निम्न जाति के समझे जाते थे, यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। चांडालों का पढ़ना निषिद्ध था, और यही कारण है कि चित्तसंभूत जातक में लिखा है कि चांडाल लोग वेश बदलकर छिपकर तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त किया करते हैं। योग्य और मेधावी छात्रों को राजकीय सहायता शिक्षा के लिए प्राप्त होती थी। अब तक्षशिला में पढ़ाए जाने वाले विषय कौन कौन से थे? वेदत्रयी यानी कि 3 वेदों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ये मानते हैं कि अथर्ववेद को वेद नहीं माना जाता था, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी वेदत्रयी का ही उल्लेख किया गया है। तो तीनों वेदों की ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद का अध्ययन इसमें होता था। अष्टादश विद्याएं इसके अंतर्गत आती हैं युद्ध कला, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, भविष्य कथन, मुनिमी, व्यापार, कृषि, रथचालन, इंद्रजाल, गुप्त निधि, अन्वेषण, संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि। शिल्प, तक्षशिला में अनेक विधि शिल्पों की भी शिक्षा दी जाती थी। धनुर्विद्या यानी कि धनुष चलाने की विद्या की सिखाई जाती थी। हस्त विद्याएं सिखाई जाती थी। मंत्र विद्या यानी कि जादू, तंत्र, मंत्र इत्यादि भी सिखाया जाता था। सभी प्राणियों के आवाज को समझने की विद्या। परंतप जातक में एक कुमार का उल्लेख मिलता है कि उसने तक्षशिला में जाकर उस विद्या का अध्ययन किया था जिससे वह सब प्राणियों की आवाज समझ सके। चिकित्सा शास्त्र जीवक का उदाहरण है कि जीवक ने यहीं आकर शिक्षा प्राप्त की थी और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य बने थे। तो चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा भी यहाँ प्रदान की जाती थी। इसके अलावा आचार्य अपने विद्यार्थियों के जीवन को सुधारने पर अत्यधिक ध्यान देता था। नैतिक आचरण, अनुशासन प्रमुख अंग थे। अनुशासन भंग करने वाले विद्यार्थियों को दंड भी दिया जाता था, और तक्षशिला में विद्यार्थियों को शारीरिक दंड भी दिया जाता था। तक्षशिला में अनेक विश्व प्रसिद्ध आचार्य शिक्षा देने का कार्य करते थे। इन आचार्यों को विश्व प्रसिद्ध कहना यह बात बताता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में भी विकसित हो चुका था। एक आचार्य के निर्देशन में 500 छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे।
ऐसे आचार्य अनेक थे जिनके पास 500 विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे। इसका मतलब तक्षशिला में अनेक शिक्षा केंद्र थे। कॉलेजों के प्रधान अध्यापक को आचार्य कहा जाता था। सामान्यतः शिक्षा का कार्य उन आचार्यों के हाथ में था जिनके निर्वाह के लिए राज्य की ओर से भूमि प्रदान की जाती थी और वे अपनी आमदनी से अपना तथा अपने शिष्यों का खर्च चलाया करते थे। उन्हें कर मुक्त भूमि दान में दी जाती थी। इस भूमि की आय शिक्षक वर्ग के कार्य आती थी। कौटिल्य ने ऐसे अध्यापकों का भी उल्लेख किया है जिन्हें राज्य की ओर से वेतन दिया जाता था और उसे पूजा वेतन कहा जाता था। इस काल में नैष्ठिक ब्रह्मचारियों की संख्या भी अधिक थी, जो वेद और शिल्प में पारंगत होकर एकांत में रहते थे, जिनके साथ उनके शिष्य रहा करते थे। यहाँ पाठ्यक्रम निर्धारित होता था, छात्र अपनी इच्छानुसार विषय पढ़ते थे और शिक्षा का उद्देश्य स्वांत सुख था, न कि उपाधि प्राप्ति। तक्षशिला के वर्तमान अवशेष इस बात के प्रमाण हैं कि तक्षशिला ने 4वीं सदी ईस्वी पूर्व से 6वीं सदी तक अनेक उथल पुथल देखे थे। यवन, शक, पल्लव, कुषाण, हूणों के आक्रमण इसने देखे और अपने आप को इन झंझावातों से बचाए रखा। इन आक्रमणों का परिणाम हुआ कि भारत का नवीन ज्ञान विज्ञान से संपर्क हुआ और भारतीय जनमानस में उनका प्रवेश हुआ। विदेशी खरोष्ठी लिपि का धीरे धीरे प्रचार और यूनानी तक्षण कला, मुद्रा निर्माण कला तथा दर्शन शास्त्र का भारत में विकास होने लगा। तक्षशिला शिक्षा केंद्र का महत्व 4वीं सदी ईस्वी तक ही था, क्योंकि 5वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री फाहियान ने इसका विवरण नहीं दिया। तो हम ये मान सकते हैं कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक यह प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। इसके आगे बौद्ध शिक्षा केंद्रों के बारे में अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।